कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 यानी कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप इस क्लासेस को डेली बेसिस पर करते हो तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो आपको प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, पर आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जॉब से, ड्रीम जॉब से, या फिर जो जिस चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उससे पीछे हटते जाते हो। किसी भी चीज़ की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, बट आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर हो जाती है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ कितने सही हो रहे हैं। हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होगा। सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको दिख भी रहा है, रचनावादी, यानी कि जब छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता हो। जब सक्रिय रूप से यानी कि जब जहाँ पे सबसे ज्यादा सीखना प्रभावी कब होगा, जब बच्चा एक्टिव होगा। एक्टिव इन द सेंस ये है कि आप क्लासरूम में गए समझिए और आप पढ़ा रहे हो, और वहाँ पे आप जो पढ़ा रहे हो उसको लेकर के बच्चा सीरियस नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्लास में बोर हो रहा है, तो आपके पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं है। तो क्या है यहाँ पे रचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म जो है उसके अनुसार आप छात्र स्वयं अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि जब बच्चा सक्रिय होगा तो ज्ञान का जो निर्माण है ना वो सबसे ज्यादा होता है। जब बच्चा सक्रिय होता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छे से सीखता है। क्लियर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। अब ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सीटेट के क्वेश्चंस हो और जिन प्याजे महाराज से क्वेश्चंस ना आए, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। वो चाहे कॉन्सेप्ट से सीधे क्वेश्चंस आ जाए या फिर वो आपके सिचुएशन बेस्ड चीजों को रिलेट करके उसमें घुमा करके पूछ दे, बट पूछता जरूर है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्या ये स्कीनर महोदय का है, पियाजे महोदय का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर पॉलर का है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि ये संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जिन प्याजे महोदय का है। यानी कि जिन प्याजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के चरणों का व्याख्या किया है। इन्होंने 4 चरणों में इसे बांटा है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने वो भी बना रखा है। तो आप अगर उसकी प्रैक्टिस करते हो तो जिन प्याजे से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगला है कि जेड-पीडी की अवधारणा किसने दी थी। निकटस्थ विकास सिद्धांत जेड-पीडी की अवधारणा क्या प्याजे महोदय देते हैं, कोहलबर्ग है, वाइगोस्की है, या फिर ब्रूनर है। कोहलबर्ग, आपको पता होना चाहिए कि वाइगोस्की महोदय जो है वो जिन निकटस्थ विकास सिद्धांत यानी कि जेड-पीडी की अवधारणा की बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सहायता से अधिक जटिल कार्य करके सीखता है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो और उसमें सहायता दे रहे हो तो वो उससे ज्यादा, अगर आप कोई उसे कार्य देते हो और वो खुद से उसे करता है तो ज्यादा बेटर तरीके से सीखता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के दौरान होने वाले मूल्यांकन क्या कहलाता है। शिक्षण के दौरान अगर मूल्यांकन हो तो वो क्या है। क्या वह योगात्मक मूल्यांकन है, निर्णयात्मक मूल्यांकन है, प्रवेश मूल्यांकन है, या फिर बोर्ड परीक्षा है। एक ऑप्शंस को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये नहीं होने वाला है। इन तीनों को देखते हैं तो प्रवेश परीक्षा नहीं। प्रवेश परीक्षा क्या मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान प्रवेश परीक्षा का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे बचे 2 ऑप्शन, योगात्मक मूल्यांकन और निर्णयात्मक मूल्यांकन। इसमें से क्या हो जाएगा, क्या शिक्षण के दौरान आप निर्णयात्मक मूल्यांकन करते हो या फिर योगात्मक मूल्यांकन करते हो। तो शिक्षण के दौरान हम निर्णयात्मक मूल्यांकन करते हैं, यानी कि सीखने में सुधार हेतु इसे किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप एलिमिनेशन मेथड्स के यूज से भी अपने क्वेश्चंस को सही कर ले जाओगे एंड इसका यूज आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली करना है। क्लियर।
आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करते हो तो आप इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत, आईक्यू की अवधारणा किसने दी है? कौन है जो आईक्यू के सिद्धांत की अवधारणा देता है? क्या वह बीने महोदय हैं, हार्वर्ड गार्डनर है, स्पीयरमैन है या फिर थॉर्नडाइक है? और ऑप्शंस आपको दिख गए हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, क्या वह हार्वर्ड गार्डनर महोदय का है, जिन प्याजे महोदय का है या फिर स्कीनर का है, कोहलवर का है? आप इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या वो हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे? जी हाँ, बुद्धि लब्धि सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर महोदय देते हैं एंड आपको इसे याद रखना ही है। बुद्धि लब्धि सिद्धांत इन्हीं का है। क्लियर? अगला है कि बालक के विकास का सही क्रम क्या है? बच्चे के विकास का, बालक के विकास का सही क्रम क्या होता है? विकास, वृद्धि, वृद्धि विकास, दोनों समान है या फिर इसमें कोई संबंध नहीं है? इसमें कोई संबंध नहीं है। एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है हमारा विकास और बुद्धि, क्या ये सटीक बैठ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दोनों समान कैसे हो सकते हैं? वृद्धि अलग है, विकास अलग है, वृद्धि का मापदंड अलग है, विकास का मापदंड अलग है। वृद्धि जो है इसे आप मेजर कर सकते हो, इसे आप तौल सकते हो। क्लियर? वृद्धि का मतलब क्या है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये क्या है? हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम इसे डिजिट्स में लिख सकते हैं, हम नंबर बता सकते हैं कि मेरी एज इतनी है, मैं इतने क्लास का हूँ। क्या होता है यहाँ पे? मैंने एक डिजिट बताया। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप 20 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो क्या है ये? आपने इसे एक डिजिट बता दिया कि मैं 35 ईयर का हूँ। क्लियर? या फिर मैं 25 की हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये चीजें हो रही है कि आप उसे मेजर कर सकते हो, आप उसे लिख सकते हो, आपने उसे एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया। पर आप मुझे बताओ कि क्या आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका विकास हो गया है, या फिर वहां से आने के बाद उसके बुद्धि का विकास हुआ है? तो क्या आप उसके लिए कोई एक डिजिट डिसाइड कर सकते हो क्या कि उसका 5% विकास हुआ है, 10% विकास हुआ है? आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं ना। तो वृद्धि और विकास अलग है, समान नहीं हो सकता है। वृद्धि विकास, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है? नहीं भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया कि थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है और आप एक करके चले जाओगे। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अक्सर हम गलतियां कर लेते हैं। तो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है या फिर पुनर्वलन का नियम है? क्या राइट आंसर है? राइट आंसर है पुनर्वलन का नियम, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत स्कीनर महोदय देते हैं एंड ये आपको याद रखना है। स्कीनर महोदय कौन सा दे रहे हैं? रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि पुनर्वलन का जो सिद्धांत है यहाँ पे अगर जो आपसे पूछा जा रहा है तो क्या है? ये स्कीनर महोदय का है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। हाँ सही है। ये सारे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का है, लेकिन जो पुनर्वलन है, रीइंफोर्समेंट है, ये स्कीनर महोदय का है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? मोटिवेशन का मेन वो फोकस क्या है, मेन पर्पस क्या है? सीखने को रोकना, व्यवहार को दिशा देना, परीक्षा लेना या दंड देना? अब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो कि कोई भी कार्य, मोटिवेशन, क्या वो आपकी परीक्षा को रोक देता है? बिल्कुल भी नहीं। व्यवहार को दिशा देता है, हाँ ये हो सकता है। क्या परीक्षा लेना मोटिवेशन का मुख्य कार्य है? नहीं। दंड तो कभी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहार को दिशा देना। मोटिवेशन दो टाइप के हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आपका आंतरिक मोटिवेशन और आपका बाह्य मोटिवेशन। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं क्लास में ये कह दूं कि आज जो मैं टेस्ट ले रही हूँ उसमें से सबसे ज्यादा जिसके नंबर आएंगे ना, उसे मैं ये पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करूंगी। ये क्या दिया मैंने? ये बाह्य प्रेरणा दी, उन्हें एक मोटिवेशन दिया, एक लालच दी। आप ऐसा समझो कि मैंने उन्हें एक लालच दे दिया कि अब इससे क्या होगा ना कि मैंने कहा कि मैं आज टेस्ट ले रही हूँ, फिर मैं कल टेस्ट लूंगी, तो आपके ये टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ के आना है। अब क्या हो रहा है कि मैं उन्हें एक लालच दे रही हूँ, पर वो इसमें भी सीखेंगे, वो पढ़ के आएंगे, टॉपिक को कंप्लीट करके आएंगे, अपने चीजों को समझेंगे। और जब मैं नेक्स्ट डे पेपर ले रही हूँ और उसके बाद मैंने बताया कि इनके नंबर ज्यादा हैं और उन्हें मैंने वो चीजें दी हैं,
तो वो क्या हो गया, वो एक बाह्य प्रेरणा है, यानी कि वो पेंसिल बॉक्स को पाने के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है। लेकिन अगर उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक मुझे समझना है, मुझे पढ़ना है, क्लियर, यानी वो क्या है, वो उनके अंदर की प्रेरणा है। आई होप आपको समझ आया होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या सभी बच्चे समान होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे हैं वो, रोबोट नहीं है, सभी बच्चे कभी भी समान नहीं होंगे, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, हाँ हो सकते हैं, केवल बुद्धि लब्धि में अंतर है, नहीं भाई, केवल शारीरिक में अंतर है, केवल महोदय को तो हमेशा काट देना है और बी ऑप्शंस को टिक करना है, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी वीडियो देखते हैं तो आप भी या तो आप एक पेज रखिए जिसपे आप इन ऑप्शंस को लिखिए और देखिए कि आपके 30 आउट ऑफ कितने सही, 23-30 में से कितने सही हो रहे हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स के लास्ट में बता के जाइए कि आपके इस बार कितने सही हो रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या है समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करना या फिर कमजोर बच्चों को अलग करना। अब मैं कहूँ कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए तो आप कर लोगे या नहीं। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं, केवल नहीं हो सकता। सभी बच्चों को समान अवसर देना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक सेकंड, हाँ समान, एक सेकंड, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करना, बिल्कुल भी नहीं, हम किसी बच्चों को अलग नहीं करेंगे, कमजोर बच्चों को अलग करना नहीं। आप अगर अपने क्लासरूम में ही बच्चों को डिवाइड कर दोगे, क्रिटिसाइज कर दोगे किसी भी चीज को लेकर के, वो चाहे जेंडर हो, इक्वालिटी हो, रहन सहन हो, खान पान हो, वेशभूषा हो, बोल चाल हो, किसी भी बेसिस पर अगर आपने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया या फिर कुछ भी किया, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। एक तो पहली चीज है कि एक शिक्षक होने के नाते आप इस तरह की चीजें ना ही करोगे, ना ही सोचोगे, और ना ही इसकी परमिशन आपके जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं ये देता है। क्योंकि आप सोचो कि अगर आपने क्लास में उसके साथ ऐसा किया तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में, उन बच्चों के माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी, और जब वो बड़े होंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो वो उस टाइप से उन सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। क्लियर। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखे जो कि लर्निंग का हो, जो कि क्रिएटिविटी का हो, जो कि डेमोक्रेटिक हो, यानी कि लोकतांत्रिक हो, वहां पे सभी बच्चे समान हो, उनके विकास की बात हो, उनकी योग्यताओं की बात हो, उनके इम्प्रूवमेंट की बात हो। क्लियर। उन्हें वो और इनकरेज किया जाए, उन्हें उनके शारीरिक, भाषाई, मानसिक, बौद्धिक विकास की बातें की जाए। क्लियर। उनको अलग अलग एक्टिविटीज में लगाया जाए, उनका विकास किया जाए, ना कि उनको जेंडर या फिर उनके रिलीजियन या फिर उनके बिहेवियर या फिर उनके फैमिली, सोसाइटी के नाम पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए। क्लियर। और इंक्लूसिव एजुकेशन इसी चीज को प्रमोट करता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण कौन सा है, सबसे ज्यादा बच्चा कब सीखेगा, जब भय मुक्त होगा, दंड देकर के सिखाएंगे, लोकतांत्रिक या सहयोगात्मक या फिर कठोर अनुशासन में। सबसे ज्यादा बच्चा कब सीखेगा, क्या आप उसे भय मुक्त कर दोगे तो ज्यादा जल्दी सीख जाएगा, नहीं, वो तब सीखेगा जब आप उसे लोकतांत्रिक सहयोगात्मक व्यवस्था देंगे। लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा कि जब वो अगर चाहे तो वो प्रश्न पूछ सकता है, वो चाहे तो आंसर कर सकता है। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि वो आजाद है आपसे प्रश्न पूछने के लिए, अपने आंसर्स को पाने के लिए। और यहाँ पे सहयोगात्मक का क्या मतलब है कि आप सहयोग से उसको बता रहे हो, जहाँ पे बच्चा अटक जा रहा है उसकी हेल्प कर रहे हो। अब आपने क्लासरूम में सबको ऐसे डरा धमका के रखा है कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, तो क्या फायदा है ऐसी टीचिंग का। क्लियर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो और अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या शिक्षक होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नियंत्रक करना नहीं, नियंत्रक करना भी नहीं होगा। सहायता एवं मार्गदर्शक, बिल्कुल। शिक्षक का कार्य होता है सहायक एवं मार्गदर्शक का। शिक्षक का मतलब ही होता है कि वो मार्गदर्शक है, वो मार्गदर्शक है। शिक्षक ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है या फिर नियंत्रक करने वाला है या फिर परीक्षक है, वो कंट्रोलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर का मतलब ये नहीं होता है। टीचर का मतलब होता है एक सहायक करने वाला, एक मार्गदर्शक, एक गाइडर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है।
कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित होगा? क्या वह भाषा विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं, या फिर सामाजिक विकास की बात करते हैं? तो अगर आपने कोहल वर्ग महोदय को पढ़ा होगा तो वो नैतिक वैल्यू की बातें करते हैं, मोरल वैल्यूज की बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? रचनावाद पर, व्यवहारवाद पर, परिपक्वता पर, या फिर वंशानुक्रम पर? तो परिपक्वता और वंशानुक्रम को तो आप काट सकते हो, बचा दो चीज, व्यवहारवाद और रचनावादी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो होता है रचनावाद, यानी कि क्रिएटिविटी। करके सीख रहा है बच्चा, और इससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। प्रभावशाली बच्चों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? प्रभावशाली बच्चों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था क्या होती है? उन्हें अनदेखा कर देना नहीं। अगर आपकी क्लास में बच्चे तेज हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, तो क्या जो ज्यादा पढ़ने वाले हैं यानी कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, आप उसे इग्नोर कर दोगे, अनदेखा कर दोगे? चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अतिरिक्त एवं चुनौतीपूर्ण कार्य देना, ओके, केवल परीक्षा लेना, अच्छा। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि अलग बैठाना, बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ तो नहीं, हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, यानी कि उसे अतिरिक्त और आप क्लासेस दीजिए, चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिए, आप उसे इग्नोर कर दोगे, तो ये कैसी बातें हुई? क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिगम का स्तर कब होता है? अधिगम का स्तर लेवल उसका कब बढ़ेगा? जब पूर्व ज्ञान एवं नए ज्ञान में सहायता प्राप्त करता है, जब छात्र भूल जाता है, जब परीक्षा होती है, फिर जब दंड देती है। आप इन तीनों के तीनों ऑप्शंस को एक सिरे में खारिज कर दो और ए ऑप्शंस के साथ बिल्कुल जाइए, क्योंकि जब बच्चा अपने पिछले ज्ञान से अपने आगे के ज्ञान को जोड़ता है ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग सीख पाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रही हैं तो आप उसको रियल लाइफ का एग्जाम्पल दीजिए, जो उसके डे टू डे लाइफ में हो रही है। अगर आप उससे कनेक्ट करके एग्जाम्पल देते हो तो वो ज्यादा जल्दी सीखता है। क्लियर? कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा एवं केवल भाग्य। अब आप समझ गए हो कि आपका आंसर क्या होगा? केवल भाग्य। कभी भी भाग्य विकास को प्रभावित नहीं करता है, और ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं पूछ रहा था, इसलिए डी हो गया। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें से इंटरनल मोटिवेशन क्या है? पुस्तक पाने के लिए पढ़ना। मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाया था, आई होप आपने समझा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली कर ले जाओगे। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, क्या यह इनडायरेक्टली इंटरनल मोटिवेशन है या फिर एक्सटर्नल है? आंतरिक प्रेरणा है या फिर बाह्य प्रेरणा है? तो पुस्तक के लिए अगर वो पढ़ रहा है तो फिर तो ये बाह्य प्रेरणा है ना। क्लियर? अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये भी एक बाह्य प्रेरणा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना, हाँ, ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये हमारा आंतरिक प्रेरणा हो सकता है। दंड से बचने के लिए पढ़ना, नहीं, ये भी हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाह्य प्रेरणा है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये है उसका इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि वो सीखने के लिए पढ़ रहा है, उसे पुस्तक का लालच नहीं है, उसे दंड से डर नहीं है, उसे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना। पर हाँ, ये चीजें सही है, पर आप देखोगे कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, अगर आप 6 to 8 के टीचर हो, 1 to 5 के टीचर हो, कभी कभी 9-10th के भी बच्चे पुस्तक पाने के लिए या फिर अंक ज्यादा नंबर लाने के लिए फिर डर से भी पढ़ाई करते हैं। पर अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं, तो आप इन ऑप्शन से समझिए कि जहाँ पे आप बच्चे को लालच दे रहे हो, जहाँ पे उसे डर है, क्लियर, जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि अरे अगर मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे तो मुझे साइकिल मिल जाएगी, अगर मुझे ज्यादा मार्क्स आते तो मुझे लैपटॉप मिल जाएगा, या फिर मेरी क्लास में मुझे पेंसिल बॉक्स मिल जाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएगा, तो ये क्या है, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं बाह्य प्रेरणाएं होती हैं। और अगर बच्चे को लगता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये क्या हो जाता है? ये उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। सीखने में त्रुटियां किसका संकेत करती हैं? सीखने में जो त्रुटियां हैं, यानी कि अगर आप सिखा रहे हो क्लासरूम में और जो बच्चे हैं वो गलतियां कर रहे हैं, तो ये किस चीज को डिफाइन करता है? उनकी असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, अनुशासनहीनता का, या फिर कम बुद्धि को? बिल्कुल भी नहीं, ये सिखाता है बच्चे के सक्रिय प्रक्रियाओं को। अगर आपकी क्लास में बच्चे आपसे प्रश्न नहीं पूछते हैं और उनसे गलतियां नहीं होती हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके टीचिंग मेथड्स में प्रॉब्लम है। क्लियर?
बी ऑप्शन के साथ जाइए। सीटेट के अनुसार शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों को क्या करना चाहिए? सीटेट के अनुसार यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, सीखने का अवसर मानना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर अभिभावकों पर दोष लगा देना चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंडित करना चाहिए नहीं, सीखने का अवसर मानना चाहिए बिल्कुल, अनदेखा करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, अभिभावकों को दोष दे देना बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? भाषा विकास का सबसे प्रभावी होता है। भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित कब होगा? सामाजिक अंतःक्रियाओं में, ऊंचाई पर, वजन से, वायु में नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया में बच्चे के लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। आप समझो ना कि सोसाइटी में हो बच्चा, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ वो सराउंडिंग में रहते रहते बहुत सारी भाषाएं बोलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है, अलग अलग कल्चर्स को समझना सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भाषा का विकास सबसे अधिक कब होगा? जब बच्चा समाज के साथ जुड़ेगा, जब बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ेगा, क्रिएट करेगा चीजों को। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित हुआ था? अमूर्त, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। आपको मैंने बताया था कि पियाजे महोदय चार अवस्थाओं की बात करते हैं। इसमें संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की बात करता है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है? एंड ये क्वेश्चन आपसे ऊपर भी पूछा गया था, तो आप इसको तो गलत नहीं करेंगे। स्कीनर, पियाजे, कोहलबर्ग और ब्रूनर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीनर, ब्रूनर, कोहलबर्ग, या तो यहाँ पे है स्कीनर महोदय, जो कि रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, पुनर्वलन की बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया में। क्लियर? अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अधिगम को यानी कि लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है उस पर? प्रेरणा डालती है, ऊंचाई डालती है, आयु डालती है, या फिर लिंग डालती है? ये तीनों के तीनों को आप ऐसे कट कर दो, क्योंकि कभी भी सीखने में आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी आयु कितनी है, आप कौन से जेंडर हो, ये चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। ये चीजें पागलपना है कि ये जेंडर लड़का है या लड़की है तो ये ज्यादा सीख पाएंगे, ये कम सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी कैपेबिलिटी कभी भी जेंडर बेस पर नहीं हो सकती है। आप हर वो चीज कर सकती हैं, वो चाहे जिस जेंडर के हो आप। आपको अगर करना है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, तो आप हर चीज कर सकते हो। कोई हाइट, कोई एज, कोई जेंडर या कोई सोसाइटी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए। आप इस चीज से कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस जेंडर से ज्यादा पढ़ा जा सकता है, उस जेंडर से कम पढ़ा जा सकता है। आप हर वो चीज कर सकते हो। तो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रेरणा है, आपका मोटिवेशन है। अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या आए, आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो। क्लियर? समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपका क्लासरूम इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव एजुकेशन को आप फॉलो करते हो, तो समावेशी शिक्षक कक्षा में एक शिक्षक है, आप समझिए कि आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं क्या करूंगी? सभी बच्चे को एक जैसा पढ़ाएंगे, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान रखेंगे, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे और दिव्यांग छात्रों को अलग कर देंगे। चलिए, मैं मान सकती हूँ कि आप ऊपर के दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे, पर इन दोनों ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही देंगे, क्योंकि ये दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। केवल और किसी को अलग करना, हटाना तो नहीं है। हम क्या करेंगे? सभी को एक जैसा पढ़ाएंगे? नहीं ना। आप सभी को एक जैसा कैसे पढ़ा सकते हो? सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग है, आवश्यकताएं अलग है। तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम अगर ऐसा है तो क्या हम सबके लिए अलग अलग क्लासरूम रेडी करेंगे? नहीं। आप एक ही क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाते हो और उनमें भी उनके अलग अलग क्वालिटी होती है, उनके अलग अलग मतलब वो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब होता है? आपको ऐसे पढ़ाना होता है कि थोड़ा बहुत उन सबको समझ आए। मतलब कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। तो आपको अपने लर्निंग मेथड्स को, उनके स्किल्स को, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड्स को इस तरह से रखना पड़ता है ताकि आप जो पढ़ा रहे हो ना वो सब तक पहुंचे। क्लियर? और उसमें से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट हो रहा है आपके पढ़ाने के बाद, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, आप उनके डाउट्स को सॉल्व करिए, आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए।
क्लियर। जो बच्चे एक्स्ट्रा हैं, जिनका IQ ज्यादा है, जो जल्दी बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, आप उनके लिए भी अलग अलग टास्क क्रिएट करिए, उनके लिए अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज करिए। जो बच्चे बिलो एवरेज है उनके लिए भी आप कोशिश करिए कि वो एवरेज एंड जो अच्छे बच्चे हैं उनके लेवल्स में आ सके। क्लियर। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा में छात्र की भूमिका क्या होती है? छात्र की क्या भूमिका होगी? अभी हमने देखा कि टीचर की क्या भूमिका है। छात्र क्या होगा? वो निष्क्रिय रहेगा नहीं, वो सक्रिय ज्ञान का श्रोता होगा। बिल्कुल सही बात है। केवल नोट्स लिखेगा नहीं। नोट्स क्या है? आप देख रहे हो कि अभी नोट्स हर जगह इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, फिर भी अगर एग्जाम क्लियर ना हो तो फिर क्या नोट्स थोड़ी पढ़ लेगा? पढ़ना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा, एग्जाम तो आपको देना है, नोट्स थोड़ी एग्जाम देने जाएगा। और नोट्स पढ़ के क्या होगा? जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद से पढ़ोगे नहीं, चीजों को रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपको क्या लगता है कि मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी नोट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं, फिर बुक्स ही पढ़ लेते, बुक्स ही नौकरी ले लेते? ऐसा नहीं है ना। बुक्स एक माध्यम है हमें हमारे मंजिल तक ले जाने के लिए। उसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मॉक लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, NCERT पढ़नी पड़ेगी, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। कौन सा कथन सही है? विकास जीवन भर चलता है। बिल्कुल। विकास केवल बचपन में होता है। क्यों उसके बाद विकास नहीं होता? विकास केवल किशोरावस्था में होता है। अच्छा, विकास जन्म के बाद शुरू होता है। विकास जन्म के बाद शुरू होता है? नहीं। क्यों? हम जब अपनी माता के गर्भ में होते हैं उस समय हमारा विकास नहीं होता? होता है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बालक के विकास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? बच्चों को समझने के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, केवल अंक देने के लिए, या फिर केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए? देखिए, बच्चे को समझना केवल परीक्षा के लिए नहीं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये भी कहोगे कि मैम हम तो अपने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम CDP पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सीटेट हमारा हो जाए एंड हम टीचिंग प्रिपरेशन में लग जाए। देखिए, ये चीजें हैं, ये अलग बात है, पर बच्चे को समझने के लिए आपको CDP पढ़ाया जाता है ताकि एक टीचर का माइंडसेट वैसा हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल में बच्चा है, मतलब कि कौन से क्लास में बच्चा है, कौन से एज में है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे होंगे। आप एक शिक्षक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा अगर किशोरावस्था में है तो उसके हार्मोनल चेंजेस ये होंगे, उसके बॉडी में चेंजेस ये आएंगे। अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो उसके एक्टिविटीज अलग होंगी, उसकी अलग चीजें होंगी। तो इसके लिए आपको सीटेट पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक शिक्षक है कि कुछ छात्र दूसरों की तुलना में धीरे सीखते हैं, उसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक देखता है कि कुछ स्टूडेंट हैं वो दूसरों की तुलना में धीरे सीखता है और ये हर क्लास में होता है, तो उन्हें कमजोर घोषित कर देना चाहिए। अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा एवरेज है, एवरेज क्या बिलो एवरेज है, वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो क्या आप उन्हें कमजोर घोषित कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, करे ये तो पढ़ ही नहीं सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो उनमें उनकी क्या गलती है? उनका अगर IQ थोड़ा कम है तो आप उनको डांटोगे थोड़ी। उनकी सीखने की गति के अनुसार सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। हम उन्हें रीइंफोर्समेंट देंगे, हम उनके गति के अनुसार, यानी कि वो जिस लेवल से सीख पा रहे हैं, जिस लेवल से समझ पा रहे हैं, हम उनके लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, उनको सबके साथ भी पढ़ाएंगे। जो उनके डाउट्स होते हैं उनको फिर से सॉल्व भी करेंगे। अगर उन्हें नहीं समझ आता है तो हम अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करेंगे, हम अपने पढ़ाने के तरीके को अलग करेंगे, हम डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, खेल खेल में उसे सिखाएंगे ताकि वो बच्चा सीख पाए। कक्षा से बाहर निकाल देना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका हो गया। एंड आज के हमारे 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपने देखा, आप इसमें से बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपसे CDP में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप अपने CDP को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज CDP भी है, SST में भी CDP आती है। आपसे CDP के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। CDP अगर आपने क्लियर कर ली तो आप सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत जल्द आपको यहाँ से सीटेट के 6 to 8 की प्रिपरेशन में जो GKGS का पोर्शन है, यानी कि जो SST है SST है 6 to 8 तक की, मैं उसे भी कंप्लीट कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो उसके लिए भी चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।